दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान अपवा तंत्र और आज हम बात करेंगे इन नदियों के अपवा तंत्र की। तो दोस्तों ये यूपीपीसीएल, टीजी2, जेएमआरसी, रीट, एचएसएससी, पटवारी, पुलिस, हाईकोर्ट और एलडीसी इन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन है। तो आज हम बात करेंगे इन 25 क्वेश्चन की। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर भी करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है। और पिछले एग्ज़ाम में अपवा तंत्र से, नदियों से संबंधित पूछे गए क्वेश्चन शामिल किए गए। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज़रूर आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। और क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट में गुलाब सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुलाब सागर झील के निर्माण या निर्माता की। और यहाँ पे हमारा आंसर है विजय सिंह। गुलाब झील का निर्माण विजय सिंह ने करवाया था। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में गुलाब सागर झील स्थित है। तो हम बात कर रहे हैं गुलाब सागर झील है वो कहाँ पर स्थित है? और हमारा आंसर है ऑप्शन ए जोधपुर। जी हाँ, बात कर रहे हैं गुलाब सागर झील की। ये जोधपुर में स्थित है और विजय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में हमारे पास यहाँ पे कनक सागर नाम से प्रसिद्ध झील है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो कनक सागर झील है उसका दूसरा नाम या वो दूसरे अन्य किस नाम से प्रसिद्ध है? और हमारा ऑप्शन डी सही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दुगारी झील कनक सागर का अन्य नाम है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4, इनमें से कौन सी नदी राजमहल में त्रिवेणी संगम बनाती है? तो हम बात कर रहे हैं कि कौन सी जो नदी है वो राजमहल में त्रिवेणी संगम बनाती है। और हमारा आंसर ऑप्शन डी मानसी नदी। जो मानसी नदी है ये राजमहल में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हम बात कर रहे हैं किस नदी का संबंध जोधपुरा सभ्यता से है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जोधपुरा सभ्यता से कौन सी नदी का संबंध है? और हमारा आंसर है ऑप्शन ए साबी। ये जोधपुरा है, ये जयपुर जिले में स्थित है। और साबी नदी जो कि जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे थी। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन 6, किस नदी को कालिदास ने अनंत सलीला विशेषण का प्रयोग किया है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कौन सी नदी है जिसको कालिदास ने अनंत सलीला के नाम से संबोधित किया है? और यहाँ पे हमारा आंसर है लूणी नदी। लूणी नदी को कालिदास ने अनंत सलीला के नाम से संबोधित किया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में बांकली बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बात कर रहे हैं बांकली बांध की। और ये बनाया गया है सूकड़ी नदी पर। और सूकड़ी नदी है ये, इस पर बांकली बांध का निर्माण किया गया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 से पहले हम बात करेंगे कि अपवा तंत्र का पहले वीडियो अपलोड हो चुका है तो जिसमें आपको डिटेल से बताया गया है। और अब हम बात कर रहे हैं केवल MCQ टाइप के क्वेश्चन की। तो आप डिटेल के लिए वो वीडियो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 8,
नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी नदी है जो राजस्थान में उद्गम होता है लेकिन वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। हमारा आंसर है साबरमती नदी। साबरमती नदी है, ये खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर के गिर जाती है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में कलिंजरा रणकपुर के जैन मंदिर क्रमशः किस नदी के किनारे है। तो बात कर रहे हैं कलिंजरा और रणकपुर के जैन मंदिर है, ये किस नदी पर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन से हिरण मथाई नदी। हिरण और मथाई नदी पर कलिंजरा और रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में फतेहाबाद का संबंध किस नदी से है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फतेहाबाद की, और फतेहाबाद का जो संबंध है वो है बाणगंगा नदी से। बाणगंगा नदी, जब फतेहाबाद का संबंध बाण नदी से है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में ऐसी नदी जिसका प्रवाह अच्छे वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर होता है। तो बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका प्रवाह है अच्छी वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर होता है, कि जहाँ पे अच्छी वर्षा होती है वहाँ से वो स्टार्ट होती है और कम वर्षा होती है उस क्षेत्र की ओर चली जाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है लूनी नदी। और लूनी नदी का उद्गम अजमेर से होता है, अजमेर की पहाड़ियों से, और ये पाली तक जाती है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। तो बात करेंगे क्वेश्चन 12 की। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि इसमें क्वेश्चन 12 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। और यहाँ पे इसको सुमेलित करने पर आगे हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें आपको यहाँ पे देखने से पता चलता है कि यहाँ आपके ये ऑप्शन है और यहाँ पे हमारा आंसर बनता है डी, जिसमें यहाँ बनता है कि पहले में 3 और बी 1 और सी 2 और डी 4। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे इनको देखने से पता चलता है कि क्वेश्चन 12 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, और इसको सुमेलित करने से हमारा ऑप्शन बनता है डी। तो ये डी ऑप्शन किस प्रकार से बनता है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए हेमावास्य, और ये हेमावास्य है ये बांडी नदी। और आगे हमारे पास ऑप्शन बी, ऑप्शन आगे हमारे पास जो बी है ये नारायण सागर, ये है एक के साथ में खारी, जो नारायण सागर ये खारी। और आगे है पिचियाक, ये पिचियाक है ये लूनी नदी पे, और जो टोरडी सागर है ये सहोदरा में। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे बनता है, जो ए है इसके सामने 3 है, जो बी है उसके सामने 1 है, सी के सामने 2 है, और जो डी है उसके सामने 4 है। और ये हमारे पास BA3 C2 और B1 और D4 इस प्रकार से। और आगे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन जो आपके सामने है, ये ऑप्शन जो 1 दे रखा है जिसमें A3B, लेकिन ये दोनों रोंग है। और आगे हमारे पास इसी प्रकार से जो दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बनता है डी, कि ए के सामने 3 है, B1 है, C2 है और D4 है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 राजस्थान की 12मासी नदियों के नाम है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 12मासी, जो वर्ष भर बहती रहती है। 12मासी यानी 12 महीने तक बहती रहती है, वो कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है माही एवं चंबल, दोनों नदियाँ हैं ये 12मासी नदियाँ हैं, वर्ष भर बहती रहती है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में
क्वेश्चन 14 बात कर रहे हैं क्वेश्चन 14 की। अपवा तंत्र के अनुसार राजस्थान की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपवा तंत्र की जो नदियां हैं या उनको राजस्थान में कितनी भागों में बांटा गया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 3। इनको 3 भागों में बांटा गया है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में राजस्थान में भारत के कितने प्रतिशत सतही जल मौजूद है? तो अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत सतही जल मौजूद है। हमारा ऑप्शन ए आंसर है 1.16%। पूरे भारत का राजस्थान में 1.16% जो जल मौजूद है। और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में राजस्थान में भारत का कितने प्रतिशत भूमिगत जल मौजूद है? तो अब हम बात कर रहे हैं भारत के भूमिगत जल जो राजस्थान में कितना मौजूद है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है 1.67%। 1.67% है ये राजस्थान का कुल भारत के जल का प्रतिशत है जो भूमिगत जल मौजूद है। और चलते हैं बात करते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में जालोर में लूणी नदी अपवा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो अब हम बात कर रहे हैं जालोर में जो लूणी नदी का अपवा क्षेत्र है वो कहलाता है नाडा या रेल। नाडा या रेल कहलाता है और ये है लूणी नदी का अपवा क्षेत्र जो जालोर जिले में जाना जाता है। और बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? तो अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये है माही नदी। माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये नदी है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों की जो कि संयुक्त नदी है। और ये नदी दक्षिण से प्रवेश करके दक्षिण की ओर चली जाती है और ये उल्टे वी आकार की नदी है। इसका बहाव उल्टे वी आकार का है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। बात करेंगे क्वेश्चन 19 की। तो यहाँ पे राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की नदियों के नाम कौन से हैं? तो अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। और आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर है कांकने, कांतली, साबी और मेंथा। ये है आंतरिक प्रवाह की है। आंतरिक प्रवाह की वे नदियाँ जो अपना जल उद्गम स्थल से ले जाकर के किसी सागर या महासागर में न डाल करके जमीन में लुप्त हो जाती है, ये भूमि में विलुप्त हो जाती है और किसी भी सागर या महासागर में अपना जल नहीं डालती है। ये आंतरिक प्रवाह या अंतः प्रवाह नदियाँ कहलाती है। और चलते हैं बात करते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में बुज झील को जल देने के बाद मीठा खाड़ी में विलुप्त होने वाली नदी का नाम क्या है? तो अब हम बात कर रहे हैं कि बुज झील को जल देने के बाद ये मीठा खाड़ी में विलुप्त हो जाती है और ये नदी है कांकने नदी। कांकने नदी ये मीठा खाड़ी जैसलमेर में ये विलुप्त हो जाती है और ये जैसलमेर के रूपसी गांव के पास बुज झील का निर्माण करती है। और अब हम चलते हैं बात करते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21 में कांकनीय नदी का स्थानीय भाषा में नाम क्या है? तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो कांकनीय नदी है उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। और हमारा आंसर ऑप्शन ए मसूरडी नदी। इसको कभी कभी मसूरदी भी कहा जाता है। तो ये कांकनीय नदी का दूसरा नाम है। और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22।
क्वेश्चन 22 में शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के निकट स्थित है? तो बात कर रहे हैं शेरगढ़ अभ्यारण्य, और ये शेरगढ़ अभ्यारण्य है ये राजस्थान के बारां जिले में है और ये परवन नदी के निकट है। शेरगढ़ अभ्यारण्य ये परवन नदी के किनारे पर यह निकट स्थित है और ये बारां जिले में है शेरगढ़ अभ्यारण्य। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23, किस झील पर फ्लेमिंगोज बड़ी संख्या में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे फ्लेमिंगोज जो राजहंस है, तो बात कर रहे हैं राजहंस है वो कौन सी झील के किनारे स्थित है? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए सांबर झील। सांबर झील के किनारे राजहंस या फ्लेमिंगोज जो कि बड़ी मात्रा में स्थित है फ्लेमिंगोज। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24 में राज्य में खारे पानी की कुल झीलों की संख्या कितनी है? तो बात कर रहे हैं खारे पानी की झील और राजस्थान में इन झीलों की संख्या है 9। राजस्थान में खारे पानी की झीलों की संख्या 9 है। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन और जो इससे संबंधित है। अजीत सागर झील कहाँ स्थित है? तो बात कर रहे हैं अजीत सागर झील और ये झुंझुनू जिले में स्थित है। अजीत सागर झील झुंझुनू जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ में अपुआ तंत्र से संबंधित इन 25 क्वेश्चन का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन का, और अपुआ तंत्र के बारे में हम पहले डिटेल से बात कर चुके हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।